आप राजनीति में आके समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें आपके क्या क्या सपने हैं, आप क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, बदलाव तो बहुत सारा करना है। अभी की स्थिति से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, दलितों की समस्या, पिछड़ों की समस्या, अगड़ों की समस्या इतनी ज़्यादा है कि अपने आप को मैं देखता हूँ तो समाज में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। और मैं चाहूँगा कि मैं अपने रहते कार्यकाल में, या अपने भगवान ने मुझे अवसर दिया सेवा करने का, तो मैं निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव लाने का मेरा एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। और वो निश्चित है कि मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, उसका क्रियान्वयन करूँगा। तो जब राजनीति में कोई उतरता है, लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति में पैसा बहुत चलता है, ये कहाँ तक सच है? या पैसा मायने रखता है या व्यवहार मायने रखता है? देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, पैसे की एक अपनी जगह है, पैसे का एक अपना वजूद है, पर कहने का मतलब सब कुछ पैसा नहीं है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो शायद अडानी और अंबानी इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो जाते, है ना। एक बात बताऊं मैं आपको, निश्चित रूप से जनता के साथ व्यवहार, जनता के साथ कोऑर्डिनेशन, जनता के साथ हेल्प करना, जनता के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, सुख और दुख में उनके साथ खड़े रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसी से एक जनप्रतिनिधि अपनी तरक्की करता है, लोगों के बीच में जाता है। और वही जनप्रतिनिधि के रूप में मैं एक भावना देखता हूं कि मेरे किसान भाइयों के साथ मुझे बहुत काम करना है। सबसे ज्यादा मेरा किसान दुखी है, और उसकी 8 गुना आय हो जाएगी, 4 गुना आय हो जाएगी, मेरे को तो नहीं लगता कि बापड़ा खत्म होते जा रहा है। और किसान के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, और भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे किसानों का हित किया जा सकता है। कहा जाता है, लोगों की एक सोच ये भी रहती है कि जो राजनीति में पहले पैसे लगाते हैं, चुनाव जीतने के बाद उससे दोगुना कमा लेते, तो इस सोच को आप कैसे खत्म करेंगे लोगों को? देखिए, केवल मैं आपको एक बात बता दूं कि कई लोग इस भावना से आते होंगे राजनीति में कि हमें खूब पैसा कमाना है, हमें खूब नाम कमाना है, खूब हमको बड़ा होना है। मैं तो पहले से ही बड़ा हूं, मेरे पास पहले से ही बहुत भगवान की कृपा है। एक सामान्य परिवार से मैंने जिस स्थान पर आकर इतनी तरक्की की है, मैं अपनी तरक्की से संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार भी संतुष्ट है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं एक शाकाहारी व्यक्ति हूँ। मेरे घर में और मेरे परिवार में हम राधा स्वामी लोग हैं। हम लोग वो चीजें भी वर्जित है मेरे परिवार में जो समाज में चलती हैं। तो मैं एक बात बता दूं, ना तो हमारे बहुत खर्चे हैं, ना हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है। हम लोग तो यहाँ पे जन सेवा करने आए हैं। और एक बात बता दूं कि भगवान ने और जनता ने और जनता जनार्दन ने मुझे कभी मौका दिया और कभी जनप्रतिनिधि बना, तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि जितना मध्य प्रदेश शासन की तनख्वाह मिलेगी, टीएडीए मिलेगा, भत्ता मिलेगा, मैं पूरी तनख्वाह और पूरा दान मेरे परिवार के रूप में, उस तनख्वाह का 1 रुपए का हिस्सा मेरे परिवार के रूप में यहाँ पर उसका उपयोग नहीं करूंगा। ये महिदपुर की जनता के लिए महिदपुर का एक ट्रस्ट बनाऊंगा, उसमें सिर्फ वो गरीबों के लिए ही पैसा जाएगा। 1 रुपया मध्य प्रदेश शासन की तनख्वाह, मध्य प्रदेश शासन के भत्ते, एक भी सरकारी सुविधाओं का लाभ मैं अपने आप में नहीं लूंगा। वो पूरी सुविधाएं और मेरा वेतन भी एक ट्रस्ट और एक फाउंडेशन बना के वो गरीबों को, दुखियों को और परेशान लोगों को, जो बीमार है, दुखी है, जहाँ रोड नहीं, जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ ट्यूबवेल नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, और जिन लोगों के घर में बच्चियां जवान है, जहाँ पर पैसा नहीं है, वो लोग उस पैसे के अभाव में उन बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। उन परिवारों में जहाँ बच्चे विकलांग हैं, उन परिवारों में जहाँ पर बीमारी से पीड़ित है, उनके पास पैसा नहीं है और पैसे के अभाव में वो लोग मर जाते हैं। मेरा पूरा पैसा मध्य प्रदेश शासन का 1-1 रुपया मेरी तनख्वाह का वो महिदपुर के अकाउंट में जाएगा। महिदपुर के लोगों का अधिकार है और महिदपुर के लोग ही उसका उपयोग करेंगे। मैं महिदपुर के लोगों का नौकर हूं, मैं राज करने नहीं जा रहा हूं, मैं तो नौकर हूं उनका, और मैं नौकर बन के उनकी सेवा करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य वहां राजा बनना नहीं है और राज करने नहीं जा रहा हूं। और बहुत बड़ा काम ऐसा मेरे जीवन में करना चाहूंगा जो जीवन में लोग याद रखें। 230 विधानसभा का एक विधायक और एक व्यक्ति, एक मंत्री ऐसा रहेगा जो अपनी तनख्वाह भी वहां पर अपने विधानसभा वासियों को दान करेगा। 1.25 रुपया भी मां गंगा को साक्षी मान के हम लोगों ने ये शपथ करी है कि मैं 1 रुपया भी मेरी विधानसभा की तनख्वाह भी महिदपुर के उन लोगों के लिए समर्पित करूंगा। मेरे घर पे उसमें से 1 रुपया 10 पैसा भी यहाँ पर कभी नहीं आएगा। इनका कहना है कि ये राजनीति में सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। इनकी जो सरकार की तरफ से जो विधायक को मिलता है सैलरी, वो भी ये जनता को दान कर देंगे। जैसे इनका इंटरव्यू हमारे पास पड़ा है, क्योंकि हम तो गांव की आवाज चैनल का नाम है, अगर ये
क्षेत्र की जनता इन्हें कुछ बनाती है तो हम इनसे फिर भी गांव के लिए सवाल भी पूछेंगे हम आपसे। बिल्कुल। एक गांव की आवाज, हम गांव के मुद्दे उठाते हैं। आपके जन्मदिन पर आपने भजन संध्या रखी थी। छोटू सिंह रावणा जो प्रसिद्ध भजन गायक है राजस्थान के, पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि उनकी फीस कितनी थी। देखिए, एक बात बताऊं, छोटू सिंह रावणा साहब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, राजस्थान सरकार का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, राजस्थान प्रदेश का भी आभार व्यक्त करता हूं, मध्य प्रदेश शासन का भी आभार व्यक्त करता हूं। और मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश शासन के नुमाइंदे और प्रशासन ने जो मेरा उस प्रोग्राम में हजारों लोगों का जो मेरा प्रोग्राम हुआ था उसमें जो सहयोग दिया है। और छोटू सिंह रावणा जी फीस के लिए नहीं आते हैं, पैसा तो सेकेंडरी है। मेरा उनका एक व्यवहार था, उस व्यवहार के आधार पे हम लोगों ने उनसे निवेदन किया। मैं जयपुर गया और उनसे कहा कि आपको मेरा जन्मदिन है और हमारी महिदपुर की जनता चाहती थी कि हम एक बार छोटू सिंह रावणा जी के भजन सुने, और उन्होंने अपनी यहाँ पर आकर भजन प्रस्तुति करी। लोगों ने बहुत सराहा, हजारों लोगों ने देखा। मतलब मैं वाकई उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी महिदपुर की देवतुल्य जनता जनार्दन का उनके चरणों में नमन करता हूँ, कोटि कोटि बार नाक घीस के प्रणाम करता हूं उनको। मेरी ऐसी जनता जनार्दन है, महिदपुर के इतने अच्छे लोग हैं, ऐसे भोले लोग हैं और इतना प्यार करते हैं मुझ पर, इतना लाड़ करते हैं मेरा। मैं जीवन भर अपना जीवन देकर भी कभी उनका उपकार नहीं भूल सकता। खूब लोग आए, खूब ने सराहा, खूब ने देखा, खूब की तारीफ मिली। फिर भी एक बार लोग जानना चाहते हैं तो कोई अंदाजे से बता दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा है ये 2-5-10 लाख रुपया तो एक छोटी चीज हो ही जाती है किसी प्रोग्राम में, आप जानते ही हैं, सब मिला के। तो वो इस तरह का एक अरेंजमेंट था और निश्चित रूप से वो भी आए तो हम चाहते हैं कि उनको भी ऐसा नहीं लगे कि हम सबका हम निःशुल्क करवाएं। तो हम लोगों ने जो उन्होंने मांगा वो दिया। अगर आपको सांसद और विधायक दोनों की टिकट ऑफर की जाए तो आप कौन सी टिकट लेना पसंद करेंगे? अरे जी, मैं तो क्या है कि काम करना चाहता हूं सर। मेरे लिए विधायक सांसद होना एक सेकेंडरी मैटर है। हमारे लिए तो ये क्या जीवन में यह होता है कि मैं एक माध्यम से, एक बैनर के तले काम कर सकूं, जिससे मेरे पास अधिकार रह सके, मेरे पास पावर रह सके, मैं किसी को कह सकूं, प्रशासन को कह सकूं और मेरी बात को माने। तो इसलिए ये पावर का उपयोग किया जाए और मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से ये होगा कि मैं एक जन सेवक के रूप में, एक जननायक के रूप में, एक लोक नायक के रूप में मैं अपना काम करूं। पद और पदांकन होना तो सब बात की बात है, ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है, उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, हमारे बालाजी के, उनकी कृपा बने, मेरे महाकाल के हाथ में है। जिस हाल में रखेंगे मैं सेवा करता रहूंगा अंतिम सांस तक। अगर आपको विधायक बना दे जनता क्षेत्र की तो आप 5 साल में कौन कौन से बदलाव करना चाहेंगे अपने महिदपुर क्षेत्र में, और कौन कौन सी समस्या पर पहली प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखो, एक तो मैं बात बता दूं, सबसे पहले तो शहर का सौंदर्यीकरण करना है महिदपुर का। माँ गधे घोड़े कुत्ते, धूल, दशहरा, कीचड़, गली मोहल्ला, जिस तरह से आज मैं देखता हूं मेरा मन दुखी होता है। मुझे लगता है इतना सुंदर हमारा कस्बा, इतना सुंदर हमारा शहर मध्य प्रदेश का, जिसके बारे में मैं कल्पना नहीं कर सकता। और कितने सुंदर लोग और कितने अच्छे लोग, क्या तारीफ करूं उनकी। मेरे मन में उनके प्रति क्या भाव है ये तो परमात्मा जानते हैं, मेरे परमेश्वर जानते हैं। मैं वहां एक मास्टर प्लान ला रहा हूं। उस महिदपुर को मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में स्वच्छता का छोटी नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर परिषद में प्रथम पुरस्कार स्वच्छता का दिलाऊंगा। 2 साल के अंदर ही मैं उसको इतना स्वच्छ बनाऊंगा और उसका एक मास्टर प्लान के ला रहा हूं। मेरा महिदपुर इतना सुंदर महिदपुर बनेगा, इतने वृक्ष लगेंगे, इतने डिवाइडर बनेंगे, रोड का सौंदर्यीकरण, सड़क का सौंदर्यीकरण, आसपास रहने वालों को सुविधाएं, मेरे वहां के जो निवासी हैं उन लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं वो मूलभूत सुविधाएं घर घर पहुंचाने का काम करूंगा। चाहे वह रेहड़ी वाला हो, छोटा गरीब एक केला बेचने वाला हो, चाहे मणियारी की दुकान लगाने वाला हो,
गरीब से गरीब आदमी जो सड़क पे बैठ के धंधा करता है, अपने कामों को करता है, उन लोगों को कल्याण सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी। उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना, उनकी आर्थिक मदद करना, मेरा जितना तनख्वाह का पैसा जाएगा, मेरी जितनी सुविधाएं मध्य प्रदेश शासन की है वो उनके नाम ही रहेगी, उनको ही मैं सब देना चाहूंगा। मेरे परिवार में 1 रुपया भी यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाएगा। मेरे अपने पैसे कमाने के, मैं खेती करता हूँ, अपना प्रॉपर्टी के काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे जरिए हैं पैसे कमाने के, जिससे मैं पैसा कमा के और अपना जीविका उपार्जन कर सकता हूँ। मैं भी भूखा नहीं रहूं, मेरे यहाँ आए वो भी भूखा नहीं जाए। भगवान इतना ही दे, मैं उतना संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में। अगर आपको क्षेत्र की जनता मौका देती है तो जिस तरह देखो, किसान की हालत तो खराब है। जहाँ किसान के बच्चे गांव में जहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके जैसे एक मेंढकी जो गांव है हमारे पास में, वहाँ का स्कूल पूरा टूटा हुआ है और वहाँ के बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं। एक पिपलिया भीम में स्कूल टूटा हुआ है। हाँ। हमारे गांव के आंगनवाड़ी है, वो उसके आवेदन पड़े, कहीं 3 साल से आवेदन दे रखे हैं शायद गाँव स्टाफ द्वारा, लेकिन वहाँ पे कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। तो इस चीज को लेकर अगर आपको मौका मिलता है तो गांव के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं किसान के बच्चों को अच्छे स्कूल मिल जाए। और दूसरा, जो खेतों का रास्ता होता है, पहले योजना चली थी, शायद अब बंद भी हो गई, खेत सड़क योजना। तो आप विधानसभा में अगर आपको जनता भेजती है तो किस तरह से आप इस आवाज को उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि गांव से जो खेत सड़क योजना है उसका मूलभूत क्रियान्वयन हो। दूसरा, किसानों को जो जल की, पानी की व्यवस्था है उसकी बहुत जरूरत है और वो हमको करना है। तीसरा, हम विद्युत पे काम करेंगे कि विद्युत की व्यवस्था सुचारू हो। जिस तरह का अन्याय और अत्याचार और गाड़ी और बकरी और पत्रे खींचने का काम करते हैं, ये उनके लिए, प्रशासन के लिए सपना होगा, है ना। कान खोल के सुन ले, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग भी है ना मेरे यहाँ पर, और मेरी विधानसभा में किसी की गाड़ी खींच के बता देना, किसी का पत्रा निकाल के बता देना मेरे कार्यकाल में, तो उसी दिन से मैं अपने आप को कह दूंगा कि वाकई मैं इस योग्य नहीं हूं। एक बात वो, और दूसरा वहां की सफाई। और आपने कहा कि स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले मूलभूत आपने कहा है कि हमारी दरार पड़े हुए वो स्कूल जहां पर बच्चे बैठते हैं सैकड़ों, और जिस तरह बच्चा बैठा और कोई दुर्घटना हुई और बच्चे को किसी प्रकार की हानि हुई तो वो हमारे लिए सबसे बुरा होगा। सबसे पहले विधानसभा की हमारी 120 ग्राम पंचायतों के जितने 240-50 गांव हैं, उनमें जो हमारी पुरानी जर्जर बिल्डिंग है उनको समाप्त किया जाए, उनको नष्ट करके उसी जगह पे नई बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए तुरंत फंड की व्यवस्था करना प्राथमिकता होगा। कोई भी मेरा बच्चा, मेरे क्षेत्र का बच्चा, मेरे गांव का बच्चा, मेरी विधानसभा का बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बाहर बैठ के पढ़ेगा, किसी नीम के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, किसी टाटपट्टी बिछा के मारता पड़ा रहे, वो कभी नहीं होगा। यह मैं विश्वास दिलाता हूं, और यह विश्वास भी आपको दिलाता हूं कि शिक्षा 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 मेरा प्राथमिक मुद्दा है। गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब घर का व्यक्ति शिक्षा को अपनी आप आत्मसात कर सके। शिक्षा होना बहुत जरूरी है। आप करोड़पति, अरबपति, अमीर हो, 500 बीघा के किसान हो और आप पढ़े लिखे नहीं हो तो वो शायद आपके लिए जीवन ही अधूरा रहता है। तो हमारे लिए एक और, जो कहीं ना कहीं हर चीज की, जैसे हम रिचार्ज भी करवाते हैं तो उसकी भी एक अंतिम तिथि होती है। तो कहीं ना कहीं जो गांव में, जैसे हमारे गांव की एक पुलिया बनी हुई है, वो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। आंगनवाड़ी जर्जर है, ऐसे स्कूल जर्जर है। हर चीज की एक अंतिम डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, दवाइयों की होती है। तो क्या यह सुविधा है या होनी चाहिए ऐसी की? और दूसरी बात यह है कि आंगनवाड़ी और ये बनती है 30-40 सालों के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वो कुछ सालों में ही गिर जाती है। जैसे अगर आपको मौका मिलता है तो भ्रष्ट अधिकारियों पे कैसे एक्शन लेंगे आप? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि मेरे ग्राम की सुविधाएं, मेरे ग्राम का विकास और ग्रामीण विकास की जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें प्रशासन में कसावट तो लाना होगी। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, हमारे सरपंच, हमारे वो लोग जो चुन के जनता उनको भेजती है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। चाहे हम जनपद की बात करें, जनपद के अधिकारियों की बात करें, वहां के बैठे हुए वो कर्मचारियों की बात करें, हमारा सरपंच जाता है, दिन भर बैठा रहता है। एक एक जगह जहां पर उन चीजों को देखा जाना चाहिए वह भ्रष्टाचार है। उन भ्रष्टाचार को खत्म करना। और एक बात बता दूं, अधिकारी वही रहेगा, उससे पहले पूछ लिया जाएगा
कि महितपुर का आटा पानी पसंद है कि नहीं पसंद है, नहीं पसंद हो तो तू ट्रांसफर करा ले, और नहीं तो फिर मेरे को कराना पड़ेगा, है ना। तो हम उन्हीं लोगों को रखेंगे। मेरी जनता मेरा भगवान है, मेरी जनता मेरी जनार्दन है, मेरी जनता के लिए सर्वस्व निछावर है। कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई दलाल बन के काम नहीं करेगा वहां पर। चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे तहसील हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे नगर पालिका निगम हो, कोई भी हो, उससे कोई समझौता नहीं होगा। पहली प्राथमिकता और अंतिम प्राथमिकता मेरी जनता और जनार्दन, मेरे देव तुल्य, मेरे अपने लोग जो वहां पर निवास करते हैं। एक और अक्सर राजनीति में देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद लोग ऐसा करते हैं कि ये सरपंच हमारे साथ में नहीं था, तो चुनाव जीतने के बाद किसी प्रतिनिधि को ये भेदभाव करना चाहिए, क्योंकि किसी गांव में सरपंच विकास करना चाहता है लेकिन इसी कारण भेदभाव होते हैं। तो एक जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य बनता है कि वह भेदभाव करे? देखिए क्या मैं तो एक आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव में कई कैंडिडेट लड़ते हैं, कई सामने होते हैं एक दूसरे के। जब चुनाव जो जीत जाता है, जनता जिस पर विश्वास जताती है, जनता देवता है, जनता भगवान है, जनता देवतुल्य है और जनता जनार्दन है। जनता के हाथ में सबका निर्णय है और जनता जो फैसला करे, हम सब लोगों को राजनीति तब तक ही करनी चाहिए जब तक हमारा चुनाव का परिणाम नहीं आता है। जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं और जब किसी को जनता बहुमत देती है, तो हम लोगों को सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ विकास की सब योजना मिलकर बनानी चाहिए। कोई अगर जीतता है तो वो भी हमारा है, एक गांव का व्यक्ति है। एक गांव में अगर 4 लोग खड़े हुए हैं तो 4 ही लोग हमारे हैं और सब लोग हमारे गांव के लिए ही करेंगे, हमारे गांव का विकास ही करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम छोटी भावनाओं को छोड़कर उन चीजों में काम करें, विकास को आगे बढ़ाएं। और जहां तक विधायक निधि का प्रश्न है, शासन से जो मिलने वाली चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों को निःशुल्क रूप में पहुंचे बिना कमीशन के, ये ऐसा भाव है मेरा। आजकल 20% का बहुत चलता है। देखिए मैं तो नहीं कह सकता आपको कि कौन 20% लेता है, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं मैं आपसे कि हम लोग जो काम करेंगे उस काम को बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से करेंगे। मैं अपनी बात करता हूं कि भगवान ने कभी मौका दिया और भगवान ने मुझे कभी सेवा का अवसर दिया, तो आपसे एक विश्वास करता हूं और कैमरे के सामने कह रहा हूं आपसे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं और मिलते रहेंगे। हाँ, वो ये रिकॉर्ड भी पड़ा रहेगा, ये वाला नहीं, ये रिकॉर्ड पड़ा रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं संपादक जी, आप गांव की आवाज के संपादक हैं, गांव की आवाज को पहुंचाते हैं दूर दूर तक। मैं क्षत्रिय हूं, राजपूत हूं, वचन देता हूं, अपने वचन को निभाने के लिए अपने गर्दन को भी कटाता हूं। और मैंने कह दिया कि मां गंगा को साक्षी मान के मैंने कहा है कि भ्रष्टाचार की वहां गुंजाइश नहीं होगी, ना तो मेरी निधि में होगी और ना ही मैंने कहा कि जो अपनी तनख्वाह भी, अपना वेतन भी मध्य प्रदेश शासन का वहां के लोगों को दे दे। मैं तो वहां का, उनका, जनता का नौकर बनकर आया हूं और मुझे एक नौकर की तरह ही काम करना है। मैं ना तो राजा बनने आया हूं ना राज करने आया हूं, मैं तो एक सेवादार हूं, एक सेवा करने आया हूं। मेरे लिए कोई भी छोटा बड़ा पार्टी और पॉलिटिक्स मेरे लिए महत्व नहीं रखती। मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ूं, कहीं भी जीतूं, मेरे मन में नहीं रहता कि ये इस पार्टी का व्यक्ति है, इस पार्टी के से मेरा विरोध किया था, ये मेरा विरोधी है। एक बात आपको और भी बताना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर मुझे मौका मिला तो महितपुर में कभी बेजा एफआईआर किसी पे नहीं होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अगर किसी के मन में भी दुर्भाव है तो भगवान उसकी बुद्धि को ठीक करे। कभी किसी के साथ ऐसा अन्याय और अत्याचार नहीं होने दूंगा, ये वादा और विश्वास करता हूं। और कभी भी शासन और प्रशासन हम पर हावी नहीं होगा। वहां पे जनता और जनार्दन का राज होगा और डंके की चोट पे होगा और ऐसा होगा कि लोग देखेंगे और कई वर्षों तक उसका कीर्तिमान बनेगा और मध्य प्रदेश महितपुर विधानसभा एक नजीर बनेगी। लोग देखने आएंगे कि यही महितपुर विधानसभा है। इसी को कहते हैं सेवा और इसी को कहते हैं सेवा करने का लक्ष्य और सेवा करने का मिशन, जो अपनी तनख्वाह, अपना भत्ता भी उन गरीबों के, उन पिछड़ों के, उन अगड़ों के, उन जरूरतमंदों के खातों में दान कर दे कि वहां पे जिनको जरूरत है। मैं तो नौकर कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि को जो जन समस्या होती है, आम लोगों की समस्या होती है, उन पर गौर करने की जरूरत रहती है। मैंने देखा है कि कुछ समस्या ऐसी होती है जो आम आदमी तो हमेशा झेलता है,
लेकिन जब वो किसी अधिकारी या नेता के साथ में होती है तब जाके वो आवाज उठाते हैं। आम आदमी के लिए ऐसे नेता हैं उठाते हैं आवाज, लेकिन बहुत कम है। जैसे कि हमारे गांव के पास काजीखेड़ी के पास में जो टोल टैक्स है, हाँ। वहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर है, हाँ। वो स्पीड ब्रेकर उन्होंने ऐसे बनाए हाँ। कि वो गाड़ी रोकने के लिए बनाए, लेकिन जब आम जनता वहां से निकलती है तो ऐसे वो नियमों के विरुद्ध बनाए गए हैं। हाँ। तो वहां पे आम कोई एक महिला थी, वो अपने बेटे के साथ में कहीं जा रही थी, तो वो जैसे ही वहां पे स्पीड ब्रेकर पे टकराए, वो अचानक से, वो उनको पता नहीं था, तो उनका ये कंधा फ्रैक्चर हो गया और उस समस्या का समाधान फिर भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन वहां पर किसी अधिकारी की गाड़ी नीचे से उस गाड़ी को टच हुई, तब जाके उस समस्या का समाधान रातों रात हो गया, ताकि वो गाड़ी ना अड़े। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं समस्या जो आम आदमी है वो झेल रहा है, क्योंकि हर आम आदमी गाड़ी से नहीं चलता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो ऐसी समस्याओं का मैं चाहता हूं कि आप जो आम आदमी की समस्या है इसके लिए आप आवाज़ उठाएं। वो हो सके तो उस टोल टैक्स के लिए भी आप एक बार देख के प्रयास करें तो अच्छा होगा। जितने हजारों लोग निकलते हैं, ये समस्या छोटी दिखती है, लेकिन इसका हल अगर आप जैसे लोग आवाज़ उठाएंगे तो जरूर होगी। एक तो मैं आपको बता दूं कि टोल की समस्याएं हर जगह होती हैं। टोल पे झगड़े होते हैं, टोल पे विवाद होते हैं। ये सरकार का नियम है कि 40 से 60 किलोमीटर के दौरान हम लोग रहते हैं, और वहां पे चाहे वो NHI का टोल हो, चाहे MPRDC का टोल हो, उस पे जो छोटी गाड़ियां होती हैं हमारी, जैसे कार है, जीप है, उन चीजों का उनका टोल टैक्स नहीं लगता। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो टोल टैक्स है ना, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। जो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं वो नियमों के विरुद्ध बनाए गए हैं। मतलब देखिए, उसकी ऊंचाई चौड़ाई, हम उसके लिए बिल्कुल, आपने मुझे कहा है, मैं अभी जितना भी बन सकेगा शायद कल ही यहाँ के हमारे सम्मानित जिलाधीश महोदय से बात करूंगा, और जो MPRDC के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी बात करूंगा। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि सेवा काल के दौरान भी, मेरी जन सेवा काल के दौरान भी, ये जो छोटी छोटी समस्याएं, चाहे टोल की हो, चाहे अन्य लोगों की हो, टोल पे गुंडागर्दी की समस्या हो, अभी हम देखते हैं कि टोल पे झगड़ा करते हैं। हमारे यहाँ के महिदपुर के लोकल लोगों से NHI के लोग टोल ले लेते हैं। उन लोगों के पास में उनके 4 चक्कर लगते हैं उज्जैन से, और अगर वो खेड़ा खजूरिया से चढ़ा और उज्जैन गया तो उसको आने में भी टोल देना पड़ रहा है, जाने में भी देना पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, महिदपुर की जनता को टोल नहीं देना होगा। इन HI के टोलों पे जहां पर 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की परिधि में जो निवास करता है, उनके आधार कार्ड के आधार पे यह नियम है, ये केंद्र शासन का नियम है, नागरिक परिवहन मंत्रालय का नियम है, नितिन गडकरी जी के विभाग का नियम है कि उनसे टोल वसूला नहीं जाएगा। साथ ही साथ टोल को सब सुविधाएं देनी पड़ती है, वो सुविधाएं भी हम लोगों को मिलेगी। आपने मुझे स्पीड ब्रेकर का और उनके डिवाइडर का जो एक मसला कहा है, उस पर मैं कल ही संज्ञान लूंगा। और जो महिदपुर का काजीखेड़ी का और डेलची बुजुर्ग का जो टोल है, वो टोल पे जहां पर भी स्पीड ब्रेकर ऐसे लगे, नियम के विरुद्ध लगे, तुरंत मैं उसके लिए कार्रवाई कराऊंगा। और आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे क्या देर है, मैं बस 1 घंटे का तो रुकाव करूंगा खाली वहां पे वाहनों का, दूसरे घंटे में तो टोल के वहां स्पीड ब्रेकर सब ठीक हो जाएंगे। वो वाला भी काम याद है हमको, अगर मानता है अधिकारी तो ठीक है, नहीं तो बाजार निकाल गाड़ी अब यहाँ से। और जैसे ही गाड़ी नहीं निकली तो अपने आप ही 1 मिनट में SDO साहब भी आ जाएंगे, और उनका SDO भी आ जाएगा, MPRDC का जो भी PWD का, और तुरंत उसका काम करेगा। आप उसके लिए चिंता नहीं करें, तो बहुत छोटी बात है, पर हमारी समस्या तो है, आम आदमी की समस्या तो नहीं। वो आम आदमी के स्कूल के बच्चों, स्कूल वाहन भी निकलते हैं। पहले और ज्यादा तकलीफ थी, लेकिन मैंने कहा ना, किसी अधिकारी की गाड़ी को तकलीफ हुई थी तो वो समस्या थोड़ी बहुत दूर हुई। लेकिन आज भी नियमों के विरुद्ध है। जो नियमों के हिसाब से बनना चाहिए स्पीड ब्रेकर, वो नहीं बने हुए हैं। अगर हर गांव से युवा आपसे जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप भी हैं, मेरे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप भी हैं, साथ ही साथ मुझसे भी सीधे जुड़ सकते हैं। मेरे भी नंबर हैं, मेरे साथ में जो मेरा PS रहता है उसके भी नंबर हैं, और हमारे कई ग्रुप बने हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हैं। तो युवा मेरे नाम से जुड़ सकता है। बहुत छोटी विधानसभा है और बहुत छोटा सा क्षेत्र है,
एक विधानसभा में जुड़ना अगर चाहता है आदमी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और युवाओं को तो मैं संदेश देना चाहता हूँ, युवाओं के लिए जो क्रिकेट के मैच मैंने कराए होंगे 50 से ज्यादा तो मैंने मैच करा दिए, क्रिकेट के लिए मैंने काम किया। अभी हाल ही मेरा मैच है वहां पर, हम लोग तरनौद में बात हुई थी पर वो वहां से नहीं हुआ। अभी हाल भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि निम्बोदिया कला में अभी हमारा 25 तारीख से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने वाला है जिसमें 31,000 रुपये का इनाम है, उधर 15,000 का इनाम है और सैकड़ों युवा और पूरे मध्य प्रदेश अपना महितपुर विधानसभा की समस्त टीमें क्या उसमें पंचायत स्तर की भाग ले रही हैं। तो मैं युवाओं के लिए काम करता हूँ, युवा कल्याण के लिए काम करता हूँ, युवाओं से बहुत लगाव है और युवा मेरे आइकॉन मानते हैं मुझे, मैं युवाओं को आइकॉन मानता हूँ। तो हम लोगों को और मेरे खास तौर से मेरे किसानों के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे मेरे संभाग खेलें, जिले में खेलें, रणजी खेलें, राष्ट्रीय क्रिकेट खेलें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जाएं, हम मेरे को बहुत गर्व होगा। और मेरी महितपुर विधानसभा का मैं देखता हूँ इतने लाडले बेटे, मेरे इतने प्रतिभावान लाडले बेटे हैं, मैं क्या बताऊं। हमारे यहाँ पर महितपुर में हमारे मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं। हम लोगों के एक बेटी हमारी आईएएस है, कलेक्टर है, एक हमारा भाई क्या बोले यहाँ पर जैन समाज का एक हमारा वो यहाँ से आईपीएस है। तो हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचाई में जाते हैं और जब वो ऊंचाइयों को छूते हैं तो हमारी विधानसभा का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। और ऋषभ रोनवाल नाम है उस आईपीएस का, एक हमारी बेटी है वो हमारे जैन समाज की हैं, वो भी कलेक्टर आईएएस है। तो ऋषभ रोनवाल जी भी उत्तर प्रदेश कैडर में काम कर रहे हैं। तो अगर महितपुर का एक बेटा एसपी होता है तो हम लोगों को तो गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। तो जैसे कि खेल क्रिकेट और क्रिकेट हर गांव में खेला जाता है, तो क्या एक जनप्रतिनिधि चाहे तो हर गांव में मैदान बन सकते हैं या पंचायत स्तर पर मैदान बन सकते हैं? पंचायत स्तर पे स्टेडियम बन सकते हैं, मैदान नहीं, हाँ स्टेडियम बन सकते हैं। सरकार की योजनाएं हैं, हमें लाने की जरूरत है। हम कैसे ला सकते हैं यह हमारे विवेक और कौशल पे निर्भर करता है। आप कितने स्टेडियम चाहिए? अगर 120 पंचायत है तो 120 पंचायत में स्टेडियम बन सकता है। और सरकारी जमीनों पे जहां पर अपनी कई जमीनें ऐसी पड़ी हुई हैं जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है तो वो निश्चित रूप से हम लोग उस पर उसका निर्माण करने की बकायदा मध्य प्रदेश शासन धनराशि देती है। पर हम लोगों में ये विवेक और कौशल होना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश शासन से कैसे पैसे लेके ग्रामीण विकास के कार्य को पूर्ण करवा सके। जी, कहीं कहीं तो खेल मैदानों पे भी अतिक्रमण हो रखे हैं। हाँ देखिए, ये कुछ गांव की समस्या है, हम सब लोगों को, गांव वासियों को बैठ के तय करना पड़ेगा। हम सब लोगों को अपने पास एक चौपाल पे बिठाएं, उनसे विनती करें, निवेदन करें कि सब थोड़ी थोड़ी जमीन आप हमें दें। हम लोग यहाँ पे बच्चों को खेलने का एक मैदान बनाना चाहते हैं और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है मेरे महितपुर के देवतुल्य लोग हमारी बातों को मानेंगे। उनके ही बच्चों को खिलाना है, उन्हीं के बच्चों को आगे बढ़ाना है, हम लोग ये चाहते हैं। और निश्चित है जब उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे तो हमारी बात को मानेंगे। और निश्चित रूप से जहां जहां ऐसी स्थिति है, हर जगह स्थिति नहीं है हमारी 120 पंचायतों में, 244 गांवों में, पर जहां भी है उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे तो बहुत अत्यंत संवेदनशील और समझदार हमारे यहाँ के देवतुल्य जनता है, वो हमारी बात को मानेगी और हम निरंतर विकास को और खेल को आगे बढ़ावा देने का काम करेंगे। अगर आपको मैं अपने एक मतदाता के तौर पे, मैं जिस गांव से जुड़ा हुआ हूं और मेरे गांव की जो जर्जर पुलिया है जो बहुत पुरानी है, अगर आपको मौका मिलता है, जैसे हमारे गांव के लोग ही मौका देते हैं, तो वो पुलिया ना सिर्फ गांव के लिए बल्कि उस पुलिया पे होकर हजारों लोग झरना देखने भी आते हैं। तो वो बदलाव हो सकता है, तुरंत बदलाव हो सकता, मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं। भगवान ने अगर मौका दिया तो 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर आपकी पुलिया का काम शुरू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम है तो बहुत छोटा काम बताते हैं, अरे बड़े काम बताओ, आपको 200, 500, 1000 करोड़ के नेता तो बताते हैं बड़ा काम है, हो नहीं पाएगा, फंड आएगा। अरे हमारे में होना चाहिए, ये तो सोच के ऊपर निर्भर करता है। ये तो हमारे तरकीब पे, हमारी स्टाइल पे और हमारे काम करने के तरीके पे निर्भर करना रहता है। जो नहीं होता है वही तो करना है मुझे, जो होता है तो हर एक आदमी कर लेगा, मैं जो नहीं होता है वही तो करके बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसे होता है काम। काम में सब नियम
शिथिल हो जाते हैं। सब काम अगर आप नियमों से करेंगे तो बहुत सारी जगह आपको तकलीफ पड़ेगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं, वो हम लोग जन सहयोग करके भी कर सकते हैं। मैं तनख्वाह नहीं ले रहा हूँ अपने वो पैसा पूरा आपकी विधि मैं अपना स्वयं का पैसा दे दूं, जाओ यहाँ पर पुलिया बना लो भैया, ये 5 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए ले लो और अपना पैसा करके और ये मेरी तनख्वाह से बना दो। मुझे काम करना है और मैंने वादा किया है। और एक बात आपको इस कैमरे के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो वचन दूंगा अपनी गर्दन कटा के भी पूरा करूंगा। मैं ना तो घोषणावीर हूँ, ना मुझे ऐसी बातें करना है। मैंने जो भी आज तक किया है महिदपुर विधानसभा में, जिसको भी बोला है, मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं बता सकता कि मैंने अगर उसको कहा है कि मैं आपको ये सहयोग कर रहा हूं और मैंने आपका सहयोग नहीं किया है, वो मैं अपने आप को उसका दोषी मानूंगा और उसका उत्तर देने योग्य भी नहीं रहूंगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जहां भी जाता हूं, अगर जो भी मेरे से सहयोग बनता है, अगर मैंने कह दिया कि आपको यहाँ 21,000 दे रहा हूँ, 51,000 दे रहा हूँ, 11,000 दे रहा हूँ और आपके लिए, तो मैंने तुरंत उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसका क्रियान्वयन किया है और उसको तुरंत लाभ पहुंचाने का काम किया है मैंने। अक्सर हम देखते हैं कि गाय के नाम पे राजनीति बहुत होती है, और पर कहीं ना कहीं गौ माता पॉलीथीन खा के, अभी महिदपुर में एक नंदी महाराज मरे थे वो, और बहुत सारी गायें मर जाती हैं, इनके लिए क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें सड़क हमारे घर के आसपास पॉलीथीन मुक्त करना होगा, जन जागरण लाना होगा, हमारा भी प्रयास होना चाहिए। कभी कभी हम पॉलीथीन उठाते हैं, हमारे यहाँ पॉलीथीन कोई फेंक जाता है, कोई माला पहनाने मुझे आया है, तो मैं उस पॉलीथीन को भी अपने अधीनस्थों से और मैं स्वयं भी उठा के उसको डस्टबिन में डालता हूं, उसको नष्ट करते हैं हम लोग। और हम लोगों का सबसे पहला दायित्व है कि हम गाय के नाम पे राजनीति नहीं करते। हमारा देश गौ प्रधान है, हमारी माता है गौ, गौ के दर्शन करना हमारा धर्म है। हम सनातनी हिंदू हैं, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम गाय की सेवा करें, गाय की सुरक्षा करें, गाय के लिए गौशाला बनवाएं, गाय के लिए उनके लिए चारे का, घास का, भूसे का प्रबंध करें। हम लोगों का धर्म बनता है सबका, तो निश्चित रूप से गाय को बचाने के लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। और हम हिंदू का और हमारे सनातनियों का तो सबसे पहले पूजा करते हैं माता गाय की। हम सुबह सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं, और मैं भी 30 सालों से मेरी गाय की पूजा करता हूं, उनको गुड़ खिलाता हूं, उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करता हूं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मुझे सेवा का कार्यकाल मिला तो मैं कम से कम 50 से ज्यादा तो गौशाला बनाऊंगा और 50 से ज्यादा जगह उन चीजों का निर्माण करूंगा, और एक ऐसा माहौल बनाऊंगा कि आपको सड़क पे गाय माता इधर उधर घूमती हुई नहीं दिखेगी। एक और एक गौशाला खोलना, और एक उस पे फिर हमेशा एक बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं गौ माता के नाम पे, पर कहीं ना कहीं गौशाला के नाम पे भ्रष्टाचार भी होता है, तो उन्हें रोकने के लिए क्या? उन्हें रोकने के लिए तो कड़ा दंड दिया जाएगा, कानूनी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और वो तो भगवान के यहाँ भी दोषी है, धरती पे भी दोषी है, कानून की नजर में भी दोषी है। जो गाय का ही पैसा खा जाए तो फिर उसके अलावा तो कुछ बचता नहीं है हमारे धर्म में। हम जिसकी पूजा करते हैं अपने माँ बाप को खा रहे हैं, हम गाय के पैसे को थोड़ी खा रहे हैं। सही है। हम लोग ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से माता गाय के लिए, और गौ माता तो जिससे प्रसन्न हो जाए, जिसने गौ की सेवा कर दी, उसके जीवन में तो बाहर ही बाहर होती है। माँ बाप की सेवा और गौ की सेवा जिसने कर दी, उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। उसके भगवान माँ बाप के रूप में है, उसके भगवान गाय माता के रूप में है। आपने उनको साक्षात रूप से अपने घर में, मैं युवाओं को एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माँ बाप की पूजा कर लेना, बस उनके पैर छू लेना सुबह उठ के। दुनिया में कभी आपको तकलीफ नहीं आएगी। आप मंदिर जाओ तो चले जाना, पर कहने का मतलब घर में भी मंदिर है और माँ बाप उसके भगवान हैं, उनकी पूजा करना और गौ की पूजा कर लेना। पूरे 4 धाम की तीर्थ नहीं करोगे तो थक जाएगा। बस ये काम कर देना, आपका इस दुनिया में आना सार्थक हो जाएगा। गांव को स्वच्छ बनाने के लिए आप, ये ऐसा हो सकता है कि हर किसान आपकी तरह सक्षम हो जाए, अगर जनप्रतिनिधि चाहे ऐसे स्वच्छता के मामले में, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी किसान हो सकता है सक्षम? 1000% ग्राम पंचायतों को दायित्व दिया जाए, ग्राम पंचायतों को सूखा कचरा, गीले कचरे की गाड़ी मुहैया किया जाए, ग्राम पंचायत में स्टाफ रखा जाए, उसका अलग से भुगतान किया जाए ग्राम पंचायत को। गाँव में आसपास गंदगी न हो। आसपास हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से कहीं पन्नी उड़ के आ रही, कहीं कागज उड़ के आ रहा है, कहीं कागज है। हम सब लोग
एक ऐसा प्रयास करें कि जैसे नगर पालिकाओं में जो सुविधाएं मध्य प्रदेश शासन ने दी है, वो सुविधाएं प्रत्येक पंचायत में डस्टबिन लगाए जाए। हमारे गांव में ये इनाम रखा जाए कि सबसे पंचायत हमारी विधानसभा में कौन हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपनी ओर से मैं 1 लाख रुपया हर पंचायत को दूंगा। जो स्वच्छ पंचायत आएगी उसको मेरी तरफ से निजी राशि से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दूंगा। उन पुरस्कारों का निश्चित रूप से समावेशन वहां के विकास कार्यों में, वहां के सरपंच गणों में, वहां के सचिवों में और वहां के जो विकास के कार्यों में लगाया जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं उनको प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं शुरू करेंगे। स्वच्छता हमारा पहला और खास तौर से महिदपुर शहर का स्वच्छता अभियान और महिदपुर क्षेत्र में और महिदपुर की सिटी का जो मास्टर प्लान है वो अपने आप में मध्य प्रदेश में एक गजब का होगा, ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। आपको नहीं लगता है कि एक काम ऐसा भी होना चाहिए कि हर अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक सीमित समय के अंदर हर गांव का दौरा करने का अनिवार्य नियम ही बन जाए? क्योंकि देखा जाता है कि नेता और अधिकारी जब चुनाव होते हैं तो हर पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव बाद वो कहीं मुड़ के नहीं देखते हैं, फिर चुनाव के 1 साल बाद आते हैं। तो एक नियम होना चाहिए। एक बात बता दूं मैं आपको, वो जमाना चला गया संपादक जी, जब आदमी चुनाव के दौरान खड़ा हो जाता था कि लाओ मेरे को टिकट दे दो, मेरे को चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। एक एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है, जैसे वो पोलिंग बूथ पे जाता है, जैसे उन लोगों के बीच में जाता है, जब चुनाव होता है तो मेरे को वोट दे दो, चुनाव हो जाता है तो फिर वो वहां पर जाने का काम नहीं करते हैं, तो उनको परिणाम भी भोगना पड़ता है। उनको परिणाम भोगना पड़ता है उन जनप्रतिनिधियों को, उन अधिकारियों को। ये हमारा दायित्व है कि एक एक गांव हॉटलाइन पे जुड़ा होना चाहिए। एक एक गांव में क्या हो रहा है उसकी शाम को जानकारी मिलना चाहिए। ऐसे संवेदनशील हम लोगों को काम करने होंगे जिससे मेरे गांव की रक्षा, सुरक्षा, संवेदना, आर्थिक उसका पूरा सुदृढ़ीकरण हम कैसे करें। मैं अपने कार्यकाल के दौरान सभी पंचायतों को यह निर्देश दूंगा कि जितने काम बाकी हैं आपकी ग्राम पंचायत की, एक योजना बना के मुझे कागज में दें, एक मास्टर प्लान बना के दें कि आप 5 साल में क्या करना चाहते हैं। फिर मैं उनका फंड मध्य प्रदेश शासन से उपलब्ध कराने का काम मैं करूंगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा विकास। और आपकी पुलिया तो सबसे पहले बनाऊंगा, ये मेरा वादा ऑन कैमरा है, रिकॉर्ड ये कि सबसे पहले होगा। सरकार देती है तो ठीक है, नहीं तो मेरी तनख्वाह का पहला पैसा काजी खेड़ी पंचायत को ही जाएगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास पे खड़ा होऊंगा, महिदपुर को गौरवान्वित होने का अवसर दूंगा। महिदपुर मध्य प्रदेश की सबसे पहली स्वच्छ हमारी छोटी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यहाँ की देवतुल्य जनता के बीच में जाकर अपने पूरे कर्तव्यों का बहुत सादगी और बहुत ईमानदारी से, पारदर्शिता से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। जैसा आपने बोला है, ऐसे मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे नेता पहले भी वहां आके वादा कर गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी आए नहीं। आपके एक बार आप पे भरोसा करके देख लेंगे गांव की जनता। देखिए क्या बोले, मैं अपना सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। और आपने मेरी कार्यशैली को देखा है संपादक जी, मैं विगत 5 सालों से 6 सालों से लगातार जब महिदपुर विधानसभा में काम करता हूं, जो मुझे लाड़ और प्यार और जो सम्मान दिया है मेरे जीवन में, इतनी उम्र में कहीं मुझे नहीं मिला। मैं तो वैसे ही धन्य हूँ, किसी पद पे रहूं ना रहूं, पद की कोई लालसा नहीं है। ऐसे कई पद मेरे पास आए और ऐसे कई पद गए। मेरे लिए पद प्रतिष्ठा का नहीं, आदमी अपने वजूद से जाना जाए, बिना पद के वो पद से बड़ा माना जाए, वही बहुत बड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विजय सिंह गौतम एक ब्रांड है, एक नाम है, मेरा नाम ही काफी है। अगर आपने मेरा नाम लिया या किसी अधिकारी को मेरे सेवा काल के दौरान आपने नाम ले दिया और उनको खाली ये बता दिया कि मुझे भैया ने भेजा है और ये काम है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको उतना ही सम्मान मिलेगा। वहां का एक एक आदमी विधायक रहेगा, बिल्कुल, एक एक आदमी एमएलए है। कहीं ना कहीं हर गांव, कुछ गांवों के सरपंच भी अच्छे होते हैं। जैसे हमारे गांव के जो सरपंच है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मेन समस्या हमारे गांव की थी, उन्होंने पहले उनका हल कर दिया है। और आप कभी मौका मिले तो हमारे गांव के शमशान घाट को देखने जरूर आना, जिस तरह से उन्होंने वहां पे बदलाव किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी अगर सहयोग मिलता है ज्यादा, तो और अच्छा काम होगा हमारे गांव का। मैं चाहूंगा कभी आप हमारे गांव भी आए और मैं अपने गांव की आवाज के माध्यम से
सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि आज हमने जननायक समाज सेवी विजय सिंह जी गौतम का इंटरव्यू लिया है। इन्होंने हर प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए हैं और अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको इनके नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं जन समस्याओं के लिए। ऐसे भी आप इनके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमको दिया और हर प्रश्नों के उत्तर आपने बहुत अच्छे से दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ संपादक जी, और आपने यहाँ पर आकर आपका कीमती समय मेरे बंगले पे दिया, आप यहाँ पर पधारे, आपने मुझे इस जो अवसर दिया है और जो मेरी बातों को सुना है और बातों का मेरा जो एक परिणाम आना है, मैं जानता हूँ कि निश्चित रूप से महितपुर की मेरी देवतुल्य जनता को, मेरे किसान भाइयों को, मेरे मजदूरों को, मेरे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत उनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, मैं रहूं ना रहूं, पद मिले ना मिले, मैं उनकी सेवा हमेशा करता रहूंगा, यही मेरी अंतिम भावना है। तो साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो या इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि आपको हर गांव से जुड़ी समस्या समाधान इसके माध्यम से आपको मिलते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मिलते हैं अगली बार किसी और जनप्रतिनिधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।